खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:37 हुआ चाहते हैं। हम सबका साथ 10 बजे तक रहने वाला है। आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के दीगर हिस्सों बल्कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और रियासतों के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, कुछ अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचेंगी। आइंदा 12 से 15 घंटों के दौरान सियासी उफक पर हलचल क्या रहेगी, सलामती सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ खबरें और दीगर कुछ मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। न सिर्फ ये प्रोग्राम हमारी तरफ से बल्कि आपकी भी एक कोशिश होती है कि कामयाब हो और मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स के जरिए आप हम सब का ताउन करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना फीडबैक या आपके तासुरात भी हम तक पहुंचते हैं, जो इसके लिए हम हज़ारों मरतबा शुक्रिया भी अदा करें तो शायद कम होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर एक क्लिक पर उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी यानी 3 मुख्तलिफ ज़बानों में आपके सामने तहरीरी मवाद भी अवेलेबल होता है और हर वक्त ताज़ा तरीन खबरें आपको वेबसाइट पर भी मिलती हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा, न सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि 1.5 घंटे में इस वक्फे के दौरान यूट्यूब और फेसबुक पर भी बराह रास्त नशरियात जारी रहेंगी। आप कमेंट्स के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के मौज़ूआत में सबसे बड़ा मौजू जम्मू कश्मीर की सियासत है। आपको बताएंगे कि पहले मरहले के लिए हलचल और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सियासत काफी तेज हो रही है, बिलखुसूस जुनूबी हिस्सों में और खित्ते चिनाब के अंदर, जहां पहले मरले में पोलिंग सिर्फ 3 हफ्तों के बाद होने जा रही है। तैयारियां क्या हैं, दूसरी तरफ इंतजामी सतह पर क्या कुछ इस वक्त हलचल है, उस ताल्लुक से कुछ खबरें रखनी है। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्कूलों को लेकर निसाब में हो सकता है कि आइंदा दिनों में एक बड़ी तब्दीली हो। एक तजवीज़ पेश की गई है तलबा को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, स्कोर कार्ड में आसानी और तलबा के लिए रास्ते आसान तलाशने की कोशिश, क्या वो कामयाब होगी नहीं, इस ताल्लुक से बात करेंगे। 2 अहम तरीन शख्सियात जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद हैं। इनके लिए 2 बड़े फैसले, एक मुतवक्के है और एक फैसला आया है, उससे बदलेगा क्या आपको बताएंगे। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर इनके बाहर आने से या अगर किसी भी तरीके से मौका मिलता है तो असरात क्या मुरतब होंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात उन खेमों की भी होगी जहां पर नाराजगी काफी ज्यादा है। आज तीसरा दिन है, मुसलसल कुछ एक हिस्सों में हंगामा और रेजिग्नेशंस का सिलसिला भी देखा जा रहा है। दीगर मौज़ूआत भी हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन फॉर्मेट सेट है। इस सेट फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। 28वीं तारीख अगस्त की इतिहास के पन्नों में, तारीख के आईने में क्या अहमियत रखती है, क्या महत्व इसका है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे ज़हूर के साथ। शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माज़ी में आज के दिन की क्या अहमियत है, क्या कुछ अहम वाक़ात आज के दिन हुए हैं। आपको बता दें कि आज 28 अगस्त है, मंगलवार का दिन है, साल 2024, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है आलमी और कौमी सतह पर, वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि आज के दिन 1600 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र का एक अहम शहर है अहमदनगर, यहाँ पर मुगलों ने आज के दिन अपनी हुकूमत जमाई थी। और आज के दिन 1904 में कोलकाता से बैरिकपुर तक पहली कार रैली निकाली गई। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 2001 में यानी 23 बरस कबल हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 8 फौजी हलाक हुई थी। और आज के दिन 2013 में गुजरात के शहर वडोदरा में इमारत गिरने से 11 अफराद हलाक हुए थे। यह हादसा आज के दिन पेश आया था। और 2008 में आज के दिन RBI ने 1999 और 2000 के तमाम नोटों को हटाने का फैसला किया। 1990 में आज के दिन 34 बरस कबल इराक ने कुवैत को अपना 19वां सूबा करार दिया, अपने साथ इसको जोड़ने की कोशिश की थी। और 28 अगस्त 1984 में आज के दिन उस वक्त के सोवियत यानी रूस ने ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया था, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1916 में आज के दिन इटली ने पहली जंग अजीम में जर्मनी के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ऐलानी जंग किया। 2 साल से ये जंग चल रही थी और आज के दिन जो है इटली ने जर्मनी के खिलाफ ऐलानी जंग किया। और 1845 में आज के दिन 28 अगस्त को मशहूर मैगजीन साइंटिफिक अमेरिकन, इसका पहला एडिशन आज शाया हुआ था। इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी 1845 में 28 अगस्त। और आज के दिन 2017 में PV सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। ये एजाज भी उनको आज हासिल हुआ है। और 1986 में भाग्यश्री ने साठे शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बनी 1946 में। और आज के दिन 1956 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर एशेज पर कब्जा किया। ये जो सीरीज लीग चल रही है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, एशेज की टेस्ट
मैचेस की। इसमें आज के दिन 1956 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और इस अहम लीग पर अपना कब्जा किया था। ये माजी के चंद अहम वाक़ात थे, सियासत से लेकर खेल कूद तक कि क्या कुछ आज के दिन हुआ है। लेकिन बात अब आज के दिन के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें दिल्ली पर रहेंगी, क्योंकि दिल्ली में इंजीनियर रशीद के केस पर आज समाअत होनी है और इम्कान किया जा रहा है कि शायद उनको आज रिहाई भी मिल सकती है। राहत मिलने का इम्कान आज इंजीनियर रशीद के लिए, क्योंकि दिल्ली के एक अदालत में आज उनके केस पर समाअत होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से, जो 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जो उन पर केस चल रहा है टेरर फंडिंग केस, उस हवाले से उन्होंने लगातार जो है जमानत की दरख्वास्त दी है और उस पर कई बार समाअत हुई, लेकिन आज और एक समाअत होनी है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद उनको आज रिहा भी किया जा सके, उनको अदालत से राहत मिलने का भी इम्कान है। इंजीनियर रशीद जो साल 2019 से दारुल हुकूमत दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के फंडिंग के केस में मुलव्वस पाए जाने के बाद या उन पर ये इल्जामात हैं, जिसके बाद NIA कई बार उन पर तहकीकात को आगे बढ़ा चुकी है। अदालत में 1 दर्जन से जायद मरतबा इस केस की समाअत हो चुकी है और 2024 में लोकसभा के इंतखाबात में जीत के बाद इंजीनियर रशीद की जो टीम है या काडर है वो ज़्यादा एक्टिव हमने देखा, बिलखुसूस जुनूबी और वस्ती और शुमाली कश्मीर के तीनों हिस्सों में। चूंकि इस बार असेंबली इंतखाबात में कई उम्मीदवार भी पार्टी की जानिब से मैदान में उतार दिए गए हैं, सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को वहां से भी की जा रही है। इन सब के बीच में इंजीनियर रशीद क्या तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, कुछ वक्त के लिए उनको जमानत मिल सकती है या नहीं, इसका फैसला आज दिल्ली के अंदर खुसूसी अदालत में किया जाएगा। और आज चूंकि आपको याद होगा पिछली समाअत जब 20 अगस्त को हुई थी कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से, उस वक्त भी दलाइल दिए गए थे, तो एक नोटिस जारी किया था एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने। उस वक्त हिदायत दी गई थी NIA को कि अपनी दरख्वास्त पर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करें। इससे पहले इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को भी दारुल हुकूमत दिल्ली लाया गया था, जब उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाने के लिए हिरासत पर पैरोल उन्हें दिया गया था। और इंजीनियर रशीद 2019 से मुसलसल बंद है, 5 साल तकरीबन अब मुकम्मल हो जाएंगे। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत उन पर इल्जामात आयद हैं, अभी भी बंद है। और साबिक रुकन असेंबली और कश्मीरी ताजिर ज़हूर वटाली की तहकीकात के दौरान उनका नाम सामने आया था और उसके बाद उनको भी हिरासत में लिया गया था। दहशतगर्दों की या दहशतगर्द ग्रुपों की और अलहदगी पसंदों की माली मुआवनत का इल्ज़ाम लगा और 2019 में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस बीच यासीन मलिक हों, लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद हों, हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन हों, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई, कई लोगों का नाम भी सामने आया। और यासीन मलिक, जिनको आप सब जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने 2022 में इल्जामात का एतराफ़ करने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उनका भी साथ साथ मामला चल रहा है। लेकिन इंजीनियर रशीद उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन लीडरान में शामिल थे, जिनको 2019 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब मारूफ कश्मीरी ताजिर ज़हूर वटाली के केस के दौरान उनका नाम सामने आया था। आज इसलिए भी इस केस को काफ़ी करीब से फॉलो किया जा रहा है क्योंकि असेंबली इलेक्शंस हैं, खुद वो मेंबर पार्लियामेंट है, सिटिंग MP हैं, लेकिन जेल से कैसे सिस्टम चलाएंगे एक बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ उनका पार्टी काडर काफ़ी एक्टिव इन दिनों तीनों हिस्सों में, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, सेंट्रल और साउथ बेल्ट के अंदर। और कल जब पहले फेज के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए गए तो डॉक्टर हरबख्श सिंह समेत कई लीडरान जो अब AIP का हिस्सा बन चुके हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के बैनर तले पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। इस बात पर जो है वो सबकी नजरें रहेंगी। और दूसरी बात ये कि अगर वो बाहर आते हैं या किसी भी तरीके से उनको मौका फराहम किया जाता है तो जम्मू कश्मीर की सियासत पर बिलखुसूस इसके क्या असरात मुरतब होंगे। वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त हम सब जानते हैं कि सियासत उरूज पर है, सबकी नजरें इस बात पर हैं। पहला फेज, फिर उसके बाद सेकंड फेज, जिसमें कई बड़े नाम या कई लोगों की किस्मत का फैसला और सियासी करियर का, उस पर भी सबकी नजरें। वो सारी चीजें आपको हर एक लम्हे के साथ बदलती हुई नजर आएंगी। ये तो एक बात थी इंजीनियर रशीद के हवाले से। अब दूसरी शख्सियत जिसके बारे में आप कल से मुसलसल पढ़ और देख रहे हैं वो है शब्बीर अहमद शाह। उनको राहत तो मिली है लेकिन फिलहाल वो जेल में रहेंगे। ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो भी कश्मीर आएंगे या नहीं, तो इस सवाल का जवाब ना में है, क्योंकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म तो दे दिया, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कलीदी किरदार था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर था। 7 साल की सजा ये पूरी कर चुके हैं और
शबीर अहमद शाह को रिहा करने का हुक्म सुनाते हुए अदालत की तरफ से कहा गया कि 7 साल के बाद जब आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या पीएमएलए की सेक्शन 3 या शिक 3 के तहत सजा काटते हैं तो कम से कम 7 साल की सजा होती है सेक्शन 3 के तहत, पीएमएलए एक्ट की तरफ के तहत। और 7 साल जब किसी की मुद्दत पूरी हो जाती है, सजा पूरी हो जाती है, तो फिर इसके बाद से आप किसी को मजीद हिरासत में नहीं रख सकते। इसके अलावा मिल्टन 2 की या मिल्टन ग्रुपों की फंडिंग से मुंसलिक इनका भी केस था। एडिशनल सेशन जज धीरज मूर की तरफ से कल जब समाअत हुई तो यह बात नोट की गई कि पीएमएलए की सेक्शन 3 के तहत जुर्म के लिए जो मुकर्रर करदा ज्यादा से ज्यादा सजा है वो सिर्फ 7 साल है। 26 जुलाई 2017 से इस केस में वो लगातार हिरासत में है। 7 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, यानी सजा पूरी कर चुके हैं। और अदालत की तरफ से यह बात भी कल कही गई कि सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन 436A की शर्त के पेश नजर इस मामले में रिहा होने का जो मुजरिम है वो हकदार है, यानी शबीर शाह की तरफ रेफर किया गया। साथ साथ इस मामले में अदालती हिरासत में रिहा करने की हिदायत कंसर्न लोगों को दी गई। वारंट जारी किए जाए, रिहाई का वारंट होना चाहिए, फौरी तौर पर जारी हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। और अगर किसी और मामले में जरूरत ना हो, यह पॉइंट वो है जिसको समझने की जरूरत है कि उनको फौरी तौर पर रिहा करने के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए जाएं। अगर किसी और में वारंट इस शर्त पे जारी किया जाए कि किसी और मामले में उनकी समाअत ना हो या अगर आपको जरूरत ना हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आप सब जानते हैं जो इन पर इल्जामात थे उस पर दलाइल दे रही थी, इस केस को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि एनआईए अभी इन पर जो मुकदमा है उसके तहत समाअत कर रही तहकीकात कर रही है, तो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जब तक मुकम्मल ना हो इस केस को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक वो जेल में ही बंद रहेंगे। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में कम से कम उनको राहत मिली है। बहुत सारी चीजें अक्टूबर की 23 तारीख को जाकर फाइनलाइज होंगी, क्योंकि इल्जामात जो उन पर लगे हैं उनके दलाइल भी दिए जाएंगे। और जज ने जून में, आप सबको याद होगा कि कानूनी तौर जमानत शबीर शाह को दी थी। वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में मुकर्रर करदा जो ज्यादा से ज्यादा सजा है, निस्फ से ज्यादा मुद्दत पहले ही भुगत चुके हैं। और अदालत ने इस बार फिर कहा कि इस केस में अगर जमानत मिल जाती है तो ये तकरीबन जो डेट फिक्स की जाएगी वो है जुलाई की 24 तारीख साल 2024, यानी इससे रिहा होने की जो इम्कान होने की जो बातें की जा रही थी पिछली समाअत से अब तक। और इस तारीख को जिसमें मौजूदा केस के अंदर जेरे समाअत कैदी की 7 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा खत्म हो रही है, इसलिए उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन फिलहाल वो जेल में रहेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अभी एनआईए एक मामले की तहकीकात कर रही है। जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तब तक उनके लिए राहत की कोई उम्मीद मुकम्मल तौर पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब जरा उन शख्सियात की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं 5 सितंबर को पूरे मुल्क के अंदर टीचर्स डे मनाया जाता है, नेशनल लेवल पर टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर एक मारूफ फिलोसफर थे, टीचर थे, और इनकी पैदाइश पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया जाता है। 5 सितंबर को हर साल टीचर्स के लिए अवार्ड अनाउंस होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाकों में असातिज़ा हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनकी खिदमात कैसी हैं, उनका बाज़ाब्ता तौर पर एक खाका तैयार होता है, उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात, बड़ी बात इसमें कि श्रीनगर की खातून टीचर उरफाना अमीन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट टीचर अवार्ड उरफाना अमीन के लिए ऐलान हो चुका है। उरफाना अमीन जो नेशनल टीचर अवार्ड हासिल करने के लिए 5 सितंबर 2024 को दारुल हुकूमत दिल्ली में जाएंगी, जहां सबसे बड़ी तकरीब होगी। और इतलात हैं कि मरकजी वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्ट्री और दीगर कई अहम शख्सियात या डिग्नेटरीज इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। उरफाना अमीन जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा श्रीनगर के अंदर पढ़ा रही हैं, इस वक्त खिदमात अंजाम दे रही हैं। और 5 सितंबर को जब ये तकरीब होगी तो जम्मू कश्मीर का एक नाम इस बार कश्मीर प्रोविंस से रहेगा। 50 उन असातिज़ा में इनका नाम शामिल हुआ है, मुंतखब हुई हैं, जिनको पूरी रियासतों या यूटीज से मुंतखब किया गया है दिल्ली में 5 अगस्त की तकरीब के लिए। और आप सबको ये भी बताते चलें कि उरफाना, जिनका ताल्लुक बागात शूर लाल बाजार श्रीनगर से है, मास्टर ग्रेजुएट टीचर हैं और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा में इस वक्त खिदमात अंजाम दे रही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, 154 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। एप्लीकेशंस पूरे मुल्क से गई थी और जो
खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए उरफाना अमीन ने भी तस्दीक की है कि बहुत सारे उनके दोस्त, उनके बाकी साथी, उन्होंने, चूंकि इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी थी, जो खुद इनके दोस्त थे वो काफ़ी मुतासिर थे इनकी खिदमात से, तो इनको कहा गया कि आप भी अप्लाई करें। इन 154 अफराद में इनका नाम भी था और इन्होंने बाद में जाकर सारी डिटेल्स कंप्लीट की, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, अप्लाई किया। 90 पॉइंट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस के होते हैं, 10 पॉइंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 80 पॉइंट परफॉर्मेंस के जो तकरीबन हासिल करने होते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्राइटेरिया में अगर फिक्स हो जाएं तो फिर शायद ये कंप्लीट हो जाती है। डिफरेंट कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज, 5 सब कैटेगरीज, जिसमें एक टीचर है, उसकी नॉमिनेशन के लिए इनको इवेलुएट किया जाता है, मुशाहिदा होता है। एप्लीकेशन जो है वो हर कैटेगरी में और सब कैटेगरी में बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ना कुछ आपको शो करना होता है, दिखाना होता है कि आपने क्या किया है। आपकी पब्लिकेशंस हो, अगर आपने किताबें वगैरह लिखी हैं, इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस हो, वो बाकी जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें इस अवार्ड को सिलेक्ट करने के लिए काफी मानी जाती हैं अगर आपके पास ये हो। नेशनल टीम जो है, जो जूरी है, जो फाइनलाइज करते हैं, जिसमें ECC है, CWSN है, बाकी कैटेगरीज हैं, उनके सामने जो आपका काम होता है वो पूरा प्रोड्यूस करना होता है। आपने जो काम, तालीमी खिदमात बेहतर हों, तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम देते वक्त जो जो चीज़ें आपने की हैं वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इंटरव्यू के दौरान नेशनल जूरी ने उरफाना के मुताबिक एक वो और 49 बाकी टीचर्स, उन्हें एक इंटरव्यू फेस किया, प्रेजेंटेशन 10 मिनट की दी। वो क्यों इस अवार्ड के लिए मुंतखब की जाएं, इस फैसले को सही करार देने के लिए 10 मिनट तक उन्होंने बताया कि उनमें क्या सलाहियत है और इस अवार्ड के सिलेक्शन होने के लिए इन 10 मिनट में तकरीबन उन्होंने चीज़ें साफ कर दी कि वो एक बेहतरीन टीचर हैं और 5 सितंबर को जो तकरीब होगी उसकी वो भी हकदार हैं। इसके अलावा NCERT और चाइल्डहुड केयर, इन सारे मौज़ूआत पर शुरुआत से ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उरफाना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल लाइन टीचर की हैसियत से साल 2002 में भर्ती हुई और उसके बाद 2007 तक मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग पोस्टिंग्स के दौरान वो काम करती रहीं और CWSN के साथ भी जुड़ी हैं, जहां से इनको एक मौका मिला कि ये इस अवार्ड के लिए अप्लाई करें। तो जो नॉमिनेशंस थी 154 थी, इनमें 50 लोगों को मुंतखब किया गया है, 50 लोग फाइनलाइज हुए। 50 में से 49, जिनमें 2 पंजाब के हैं, 2 केरला के हैं, 3 टीचर दिल्ली के हैं, 1 जम्मू कश्मीर से खातून टीचर उरफाना अमीन नेशनल टीचर अवार्डीज में अब शामिल हो जाएंगी। 5 सितंबर को वैसे ऑफिशियली हो गई हैं, लेटर उनको मिल गया होगा और 5 सितंबर को वो दिल्ली जाएंगी जहां पर यह अवार्ड उन्होंने हासिल करना है। चलिए, बात तालीम की हो रही है तो और एक खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि NCERT के हवाले से एक अहम इकदाम लिया गया है और जो 12वीं जमात के नताइज सामने आ रहे थे उसमें एक नई तजवीज़ पेश की गई है NCERT की जानिब से। इसमें कहा गया है कि न्यू इवाल्वेशन मॉडल जो है वो इसके लिए तैयार किया गया है। जो 12वीं जमात के जो बोर्ड रिजल्ट्स है उनको तरतीब देने के लिए न्यू इवाल्वेशन मॉडल ये सामने लाया गया है और इसमें जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो न्यू इवाल्वेशन मॉडल है, इसमें कहा गया है कि 9वीं जमात के 10वें और फिर 11वें, इन तीनों जमात की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्लूड किया जाए जो 12वीं जमात के रिजल्ट है उसमें। साथ ही साथ इसकी ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसका टाइटल एस्टैब्लिशिंग इक्विवेलेंस अक्रॉस एजुकेशन बोर्ड्स, ये गुज़िश्ता महीने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुई थी और इसमें 10वें और 12वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया था। इरफान फाजिल के पास भी चलेंगे। दरअसल 12th का जो बोर्ड है, जो NCERT की वेबसाइट पर भी जिसकी तस्दीक की गई है कि एक प्रपोजल पहुंचा है NCERT की तरफ से कि क्लास 12th के जो बोर्ड के आपके फाइनल रिजल्ट्स होंगे उसमें 9th 11th बल्कि 10th के नंबरात को भी शामिल किया जाए। अब इस तजवीज़ पर अगर काम होता है तो 12वीं जमात के जो फाइनल रिजल्ट्स आपके होंगे, इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी और रिपोर्ट के मुताबिक 10 क्लास 10th 9वीं और 11वीं के लिए एक प्रोग्रेसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क है। इस तजवीज़ से क्या चीज़ें बदलेंगी इस पर भी डिस्कस करेंगे। तालीमी और मजमूई जो नंबर्स आपके हैं उनकी तादाद को क्लास 9, क्लास 10th और 11th तक बतदरीज एडजस्ट किया जाए, ये हिदायत
इस प्रपोजल के जरिए दी गई हैं। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, बताइएगा, इसमें अगर 12th क्लास के बोर्ड के रिजल्ट्स के साथ 9th, 10th और 11th क्लासों के जो नंबर्स हैं वो शामिल कर दिए जाएं, क्या इससे बदलेगा, क्या मकसद है इसके पीछे? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जहां तक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का जो ये प्रपोज्ड इवैल्यूएशन मॉडल आया है 12वीं जमात को लेकर, जिस तरीके से आपने भी बताया क्लास 9th एंड 10th एंड 11th परफॉर्मेंसेस को है इंक्लूड किया जाएगा। मुझे लगता है कि एक टाइटल एस्टैब्लिशमेंट्स होंगी, क्योंकि खास तौर पर प्रपोजिंग के साथ साथ एक चेंजेस होंगी और वो चेंजेस जो है एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो है अप्रोच करेगी क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नया फ्रेमवर्क है और एकेडमिक ईयर के साथ जब दोनों चीजें जोड़ी जाती है क्लास 12th को लेकर तो रिकमेंडेशंस आई है, मगर साथ ही साथ मैं कहूँगा एक वेटेज जो है, खास तौर पर जो मार्क्स का जो वेटेज है वो प्रोग्रेसिव रहेगा क्लास 9 to 12 तक, क्योंकि उसके साथ साथ क्या होगा कि असेसमेंट्स के साथ जो हायर ग्रेड्स होंगे या जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग मैं कहूँगा असेसमेंट भी है और एडवांसेस ग्रेड्स को लेकर भी है, क्योंकि उनको फायदा भी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंस किया जाएगा इन सारी चीजों को, क्योंकि लर्नर्स के लिए एक होलिस्टिक प्रोग्रेस है। और दूसरी बात यह भी है कि जब आप इस फ्रेमवर्क को क्लास 9th के साथ जोड़ेंगे तो उसमें एक डिफरेंस स्पेसिफिकली क्लास 9th के साथ फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे 7% फॉर्मेटिव, 30% सबमेटिव स्प्लिट्स या 10% जो है वो इक्वली 50% फॉर्मेटिव रहेगा। क्लास 11th को 40% जो है फॉर्मेटिव रहेगा, 60% रहेगा। तो इसी तरीके से जो है ये प्रोग्रेस जो है स्टूडेंट्स को लेकर मैं कहूँगा परफॉर्मेंस के साथ जोड़ेगी और क्लास 12th को लेकर एक बेटर सजेशंस के साथ आगे बढ़ाएगी। वेटेज के साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्लास 10th एंड क्लास 12th को लेकर, इसमें HPCS पोर्टफोलियो जो है, असेसमेंट जो है वो एक सेल्फ असेसमेंट है, क्योंकि हमने देखा कि टीचर्स की ऑब्जर्वेशन हो, ग्रुप वर्क हो, लेबोरेटरी एक्टिविटीज हो, ये सारी चीजें जो है इन एडिशन है, मगर साथ ही साथ इन इन्वॉल्व प्रोजेक्ट वर्क के साथ अगर इसको फ्रेमवर्क किया जाएगा, पेपर वर्क किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को फायदा भी मिलेगा। एक अच्छी असेसमेंट है, मगर अब इस पे काम कितना होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट्स के साथ कितना जुड़ता है, और क्लास 9 से ही जब आप डेफिनेटली आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे या परसेंटेज जुड़ेगी तो 12th के लिए तो फायदेमंद होगा ही, और मैं कहूंगा कि असेसमेंट के साथ एक बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो क्लास 12th के बच्चों के लिए हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तफसीलात फराहम करने के लिए। ये तो एक बात थी उन तलबा के हवाले से जिनका 12th का रिजल्ट जब आपके सामने आएगा तो 9th, 10th और 11th के उसमें नंबरात शामिल किए जाएं या नहीं, इस पर हतमी फैसला होना चाहिए, राय कायम की जानी चाहिए। अब ये प्रपोजल जो है इसके जरिए कहा गया, लेकिन प्रपोजल को किस हद तक दुरुस्त माना जाएगा, अभी एक्सपर्ट्स कमेटियां बैठेंगी हर एक स्टेट के अंदर, वहां से प्रपोजल पर लोगों के आप कह लीजिएगा कि सजेशंस ली जाएंगी, जिसके बाद कोई हतमी फैसला होगा, क्योंकि कोई छोटा फैसला नहीं है। एनसीईआरटी के तहत जम्मू कश्मीर तक भी आप देखेंगे तब्दीलियां होती हैं और होती रहेंगी। अगर ये होता है तो इससे बदलाव क्या होगा, ये वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें दुरुस्त साबित करेंगी, लेकिन इस पर तजावीज़ बाकी लोगों से भी इस फ्रेमवर्क के बाद आएंगी। ये आप अभी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अब बात ज़रा इंतखाबात के उस अमल की जिसमें हलचल काफ़ी ज़्यादा, और सबसे पहले आपको बता दें कि ओवरऑल जो नॉमिनेशंस हैं वो कहाँ से कितनी आई हैं, फिर साउथ कश्मीर चलेंगे, फिर ये भी बताएंगे कि कौन से सबसे अमीर कैंडिडेट्स हैं। आपका नुमाइंदा ये भी जान लीजिएगा कि कितना पढ़ा लिखा है। इस प्रोग्राम में थोड़ी देर में आपके सामने वो भी रखेंगे। नॉमिनेशंस जो टोटल हुई हैं 279, 279 अफराद ने, 279 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल कर दी हैं जम्मू कश्मीर में, और 24 हलकों के अंदर इनकी किस्मत का फैसला आइंदा 18 तारीख को वोटिंग के जरिए होगा, जिसका रिजल्ट, जिसके नतीजे साल 2024 के अक्टूबर 4 तारीख को सामने आएंगे। डिटेल वाइज जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां 8 सेगमेंट्स चिनाब वैली के, जिनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन है, यहां से पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक सबसे ज्यादा 72 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशंस फाइल किए अनंतनाग जिले से, 55 पुलवामा जिले से, 41 डोडा से, 32 किश्तवाड़ से, 28 शोपियां कुलगाम से, 23 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू सूबे में किश्तवाड़ के अंदर 13 उम्मीदवार नॉमिनेशंस, जो 13 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंद्रवाल से, 11 किश्तवाड़, 8 ने पाडर नागसैनी सीट से नॉमिनेशंस फाइल की हैं। और आज आखिरी तारीख भी है कागजात की जांच पड़ताल की, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग 279 में से रिजेक्ट हो, जिसकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कहीं पूरी होंगी, और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख अगर कोई विड्रॉ करना चाह रहा है तो 30 सितंबर लास्ट डेट होगी, 30 अगस्त माफ कीजिएगा लास्ट डेट होगी। डोडा के अंदर 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे,
जिनने नॉमिनेशंस फाइल की, डोडा मेन से 16, 9 जिनने डोडा वेस्ट से फॉर्म भरा है। इसी तरीके से 2 रामबन जिले से, 13 उम्मीदवार रामबन सीट से, 10 बनिहाल से, जो इस बार मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में नुमाइंदगी का दावा करेंगे। कश्मीर सूबे में पुलवामा में 4, 16 कैंडिडेट्स पामपुर से, 13 त्राल से, 14 पुलवामा से, 14 उम्मीदवार राजपुरा से, 15 उम्मीदवार जैनपुरा शोपियां से, 13 शोपियां से, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज कुलगाम की जिनमें 6 लोगों ने पेपर्स दाखिल किए, डीएचपुरा या दमहाल हाजीपुरा कह लीजिए, 11 कुलगाम से और देवसर सीट से, 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं अनंतनाग में, 12 कैंडिडेट्स डूरू से, 11 कुकरनाग जो एसटी सीट है, 14 अनंतनाग वेस्ट से, 13 अनंतनाग से, श्रीगुफवारा बिजबिहाड़ा यहां से भी 3, 13 शांगस अनंतनाग ईस्ट से, 6 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया पहलगाम सीट से। कुल मिलाकर पहले फेज में 23,27,000 से ज्यादा वोटर्स, जिनमें 11,76,000 मर्द वोटर्स हैं, 11,51,000 खवातीन वोटर्स हैं, 60 लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं या थर्ड जेंडर इलेक्टर्स हैं, वो सारे अपनी किस्मत अपना वोट डालने का हक रखते हैं और पहले फेज में ये 279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब बड़ी बात यह है कि दोपहर होते होते या शाम तक ये डिटेल्स भी आ जाएंगी कि 279 उम्मीदवारों में कितने लोग एक्चुअली मैदान में रहेंगे और 30 अगस्त से पहले हो सकता है कोई नाम भी वापस ले ले, कोई विड्रॉ कर जाए किसी के सपोर्ट में। मगर आज का दिन शाम होते होते एक और चीज़ क्लियर होगी, जब कागजात की जांच पड़ताल होगी तो कितने लोग दावेदार हैं, कितने लोग सही पाए गए हैं या एलिजिबल हैं इन इंतखाबात का हिस्सा बनने के लिए, ये चीज़ साफ हो जाएगी। ये तो एक खबर आपके सामने 24 नशिस्तों पर। अब हम एरिया वाइज जब बात करेंगे तो चिनाब वैली की थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले साउथ कश्मीर चलेगा, जहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 16 सीटें हैं और 183 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। 183 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं। जी मीर, इल्तिजा मुफ्ती, वीरी साहब, सकीना इतू, वहीदुर्रहमान पर्रा, पीरजादा, मोहम्मद सईद, ये तमाम उन अहम तरीन लोगों में मौजूद हैं, शामिल हैं। डॉक्टर हरबख्श सिंह हैं और इसी तरीके से दीगर कई लोग भी जो इस बार साउथ कश्मीर से मैदान में उतरे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इसके अलावा जमात इस्लामी के कुछ अरकान हो, 5 के करीब अभी तक हमारी जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के रफीक नाइक भी इसी खित्ते से मैदान में है। गुलाम नबी भट्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। पुलवामा की सीट नंबर 34 से जहां 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, मोहम्मद खलील बंद भी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के भी कई लोग जो मैदान में हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस कुछ जगहों पर जहां आप देख रहे हैं कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चैलेंज ये रहेगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अगरचे उनके आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे नहीं है, ताहम इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी जरूर एक चैलेंज इस इलाके के अंदर या इस खित्ते के अंदर दे सकती है। 2 नुमाइंदे हमारे साथ हैं साउथ कश्मीर से। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं, मुसलसल कल पूरे दिन कवरेज आपने देखी तमाम अजला से। आदिल शाहनवाज हमें ज्वाइन किए हुए हैं पुलवामा, शोपियां और आसपास के हिस्सों में जो सरगर्मियां रही। फिदा, आपके पास में आऊंगा। 16 नशिस्तें, 183 उम्मीदवार, शाम होते होते इनमें से कितने सिलेक्ट होंगे ये दूसरी बात है। आज कागजात की जांच पड़ताल भी होगी। ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो क्या माजी के मुकाबले इस बार दिलचस्प नजर आ रहा है, इस वजह से कि न सिर्फ रिवायती सियासी जमातें मैदान में हैं बल्कि जमात वाला भी एक फैक्टर कल पूरे दिन हमने देखा, और हो सकता है कुछ लोग विड्रॉ कर जाएं, वो दूसरी बात है। 30 अगस्त तक चीजें सामने आएंगी, मगर अब तक 4 से 5 उम्मीदवारों का मैदान में उतरना, इंजीनियर रशीद की तरफ से कैंडिडेट्स को यहां भेजना, डीपीएपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मैदान में होना, ये सारी चीजें किस तरीके से इस बार इन इंतखाबात को पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के 4 मुख्तलिफ अजला में दिलचस्प बना रही हैं। फिदा, रोशनी डाली है, जहाँ पे आपने सभी चीजों को यहाँ पे जो है खंगालने की कोशिश की कि कहाँ से कौन मैदान में है, कहाँ से किस पार्टी को कौन सी सबकत मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि मौसम आज साजगार नहीं है, बारिश हो रही है जिला अनंतनाग में, लेकिन सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है कल से नहीं, जब से यहाँ पे जो इलेक्शन का बिगुल बज गया। हालांकि कुछ 1-2 पार्टियां थी जो खामोश नजर आ रही थी, वो इसलिए क्योंकि टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, किसको क्या मिलेगा, कहां से किसको उतारा जाएगा। लेकिन आज क्योंकि आज
जैसे आपने कहा स्क्रूटनी है, आज देखा जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर जी। किसी ने कोई अपना कागजात गलत किया होगा तो शायद उसको रद्द तो किया ही जाएगा। लेकिन ये 16 सीटें काफी अहम है आसिफ रशीद, ये इस लिहाज से क्योंकि मैं आपको 2002 में लिए चलता हूं। 2002 में जब यहाँ पे सियासी तब्दीली हुई तो यहाँ पर रिवायती तौर पे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर इक्तिदार में नजर आती थी, उनके साथ कांग्रेस भी होती थी, लेकिन फिर यहाँ पे पीडीपी आई। उसके बाद 2008 में मैं आपको लिए चलूंगा। 2008 में पीडीपी को हालांकि जनूबी कश्मीर से कुछ सीटें तो मिली, लेकिन नॉर्थ से उनको तब मायूसी हुई, सेंट्रल कश्मीर से मायूसी हुई, तो पीडीपी जो है इक्तिदार से बाहर रही, इक्तिदार से उनको बाहर रखा गया। 2014 पे आपको मैं लिए चलता हूं। 2014 में पीडीपी को कुछ सीटें मिली तो बीजेपी के साथ उन्होंने कोalition की, लेकिन अब जाके क्योंकि 2024 में है, अब 2024 में लोग जो है पहली बार यूटी में अपना वोट देंगे, क्योंकि यूटी बन गई है 2019 के बाद 5 अगस्त का। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े चेहरे एक बार फिर मैदान में है, पीडीपी के बड़े चेहरे एक बार फिर मैदान में है, बीजेपी ने भी यहाँ पर आज अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और बीजेपी भी कहती है कि जो हमारा वोट शेयर है वो किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। वही अगर हम ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी की भी बात करेंगे, वो भी मैदान में है, इल्तिजा मुफ्ती मैदान में उतरी है। तो इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो पारा है, हालांकि ठंड का असर तो है, ठंड का असर इस बार तो हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा हाई है। अच्छा, इन 16 मुख्तलिफ नशिस्तों पर ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? इल्तिजा मुफ्ती जैसे जो नया चेहरा मैदान में है, कुछ रिवायती फेसेस हैं, पीडीपी वाकई में इस पूरे खित्ते के अंदर पहले के मुकाबले आज के वक्त में क्या, या फिर बराबरी पर कहें, मजबूत है? लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरफ इशारा करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो इत्तेहाद हुआ है, ये बाकी जमातों के लिए चैलेंज है या इत्तेहाद के लिए साउथ के अंदर ये छोटी जमातें और जो अभी अकेले अपने दम पर भी लड़ रही हैं, कुछ नई पार्टियां हैं और साथ बीजेपी, ये चैलेंज बनेंगी इत्तेहाद के लिए या इत्तेहाद उनके लिए कोई मुसीबत डाल सकता है? देखिए, इत्तेहाद यहाँ पे कुछ ही जगह पे हुआ है, जैसे कि डोरू में हुआ है, अनंतनाग मेन हुआ है, और ऐसा ही देवसर में तो हालांकि कांग्रेस ने तो अपना जो उम्मीदवार है उसको मैदान में उतारा है, लेकिन जहाँ पे फ्रेंडली बात कर रहे हैं वो कभी होता नहीं है और वो कभी दिखता भी नहीं है। जैसे सजाद को आपने देखा ही होगा बानियाल से, और विकार रसूल को भी, लेकिन वो फ्रेंडली किस तरह से फ्रेंडली दिखेगा वो तो पता नहीं। क्या वो उनको ये कहेगा कि आप आहिस्ता गेंदबाजी कीजिए, मैं तेज बल्लेबाजी करूंगा, और दूसरा कहेगा कि आप तेज बल्लेबाजी कीजिए, मैं आहिस्ता गेंदबाजी करूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है मैदान में। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने सही सवाल किया कि क्या ये इनका असर जो है इस बार, देखिए मैं आपको दमहाल लिए चलता हूँ। दमहाल से सकीना हेतु जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सीनियर लीडर मानी जाती है, वजीर रही है, और उससे लेकर अगर हम कुलगाम पहुंचते हैं, तारिगामी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सीपीएम के बार बार वहां से जीत दर्ज करते हैं, तो वहां से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इस बार कुछ सीटें बदली भी गई है पीडीपी के लीडरान की, जिस तरह से साबिक वजीर और 4 बार के एमएलए जो बिजबाड़ा से रहे हैं अब्दुल रहमान वीरी, उनको बिजबाड़ा से जो है उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, यानी कि दूसरी जगह उनको टिकट मिली है, अनंतनाग ईस्ट से उनको मैदान में उतारा गया है। और फिदा आप हमारे साथ बने रहेगा, आदिल भी हमारे साथ है। आदिल, जिस तरह से जो लोगों में कहीं ना कहीं या वोटरान में जो कन्फ्यूजन या तजब्जुब के शिकार थे, क्योंकि नामों का ऐलान सामने नहीं आया था, लेकिन अब चूंकि जो उम्मीदवार है उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किए और ये साफ हुआ कि कौन उम्मीदवार कहाँ से है, वो तजब्जुब जो था वो ख़त्म हुआ। लेकिन अब यहाँ से आगे किस तरह की सरगर्मी आप देखने को मिलेगी? बिल्कुल ज़हूर, जो सरगर्मियाँ है तो हमने कल ही देखा है, एक जो हम कहेंगे कि ट्रेल जो कल हमने देखा है कि यहाँ पे जनूबी कश्मीर पुलवामा के अंदर एक बड़ा सियासी पारा था, यहाँ पे गर्म पारा था, और जो लोग निकले थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जो दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्ट में निकले थे, क्योंकि जो नॉमिनेशन फाइल करनी थी। तो कल एक जो पुलवामा है, पुलवामा में एक बड़ा जो तब्दीली है वो देखने को मिली है,
क्योंकि पुलवामा में अक्सर हम ये देखा करते थे कि जो पीडीपी है उनका काफी दबदबा रहता था। पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी और जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर काफी दबदबा रहता था, लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अब जो है चेंज होती नजर आ रही है, क्योंकि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके काफी सपोर्ट, यहाँ पे काफी सपोर्ट दिख रहा है। पुलवामा, राजपुरा, त्राल या पामपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोगों का रुझान जो है शायद अब बदल रहा है। वही अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे भी चेहरे थे कल यहाँ पे, बड़े बड़े चेहरे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था जो यहाँ पे आए थे सपोर्ट में अपने कैंडिडेट्स को लेकर, खासकर जो डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी है वो भी अपने कैंडिडेट के लिए सपोर्ट आई थी। जो यानी कुल मिलाकर बड़े चेहरे साउथ कश्मीर के अंदर भी अभी कैंपेनिंग स्टार्ट नहीं, उससे पहले हमने देखा। लेकिन जो मैंने फिदा से पूछा था कि जमात वाला फैक्टर, फिर डीपीएपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ये भी मैदान में बीजेपी खुलकर पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर फेसेस के साथ सामने आने की कोशिशें कर रही है। ये सारी चीजें किस तरफ इस बार पर्टिकुलरली पुलवामा और शोपियां की सियासत को लेकर जाएंगी, उस एरिया में जहां पर बहुत सारे एरियाज ऐसे रहे मिलिटेंसी से मुतासरा इलाकों में वोटिंग कई बरसों से नहीं हो सकी है। इस बार तवक्को ज्यादा करें, जैसे कल हमने हालात देखे और जोश और जज्बे के बीच कई जगहों पर कार्यकर्ता या वर्कर्स आपस में भिड़ भी गए एक दो मकामात पर। आदिल। बिल्कुल आसिफ, अगर हम कल की बात करें तो काफी गहमा गहमी रही थी कल के दिन के हवाले से, और काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। जो यहाँ पे पुलिस है या जो बाकी जो इंतजामिया है उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी ताकि किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो साउथ कश्मीर है, खासकर जो पुलवामा है, काफी इम्पैक्ट रहा है, इसको मिलिटेंसी के हवाले से काफी मुतासिर रहा है, और उतनी खासी वोटिंग भी हमको नहीं देखने को मिली है 2010 में या 2014 में जो वोटिंग हुई थी, खास जो तादाद है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो तमाम सारे जो पिछले जो रिकॉर्ड्स है असेंबली इलेक्शंस के, वो शायद कहीं ना कहीं टूटने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा जो पार्लिमानी इलेक्शंस है वहां भी हमने देखा काफी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर आए, अपने जो नुमाइंदे उनको मैदान में उतारा था, उनके लिए वोट डाले गए। और खासकर अब जो है असेंबली इलेक्शंस है जहां पे अब कई सारे कैंडिडेट्स भी है मैदान में, आजाद लेकर बाकी कैंडिडेट्स जो है पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के लेकर, उनको जितवाने के लिए काफी को मेहनत कोशिश करेंगे। की जानी चाहिए कि इसी तरह का जोश और वलवला कायम रहे आने वाले दिनों में। आदिल और फिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और दोनों जगहों से तफसीलात फराहम करने के लिए। यही सूरत हाल बाकी एरियाज में भी। अब जरा चिनाब वैली की तरफ आएंगे, बात उन लोगों की भी करेंगे जो इस बार जो साबिका रियासती वुज़रा रह चुके हैं, लेकिन 7 साबिका रियासती वुज़रा, डीडीसी चेयरपर्सन, साबिक कानून साज हैं, एक नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल भी मैदान में है। इनकी किस्मत का भी फैसला होना है। तमाम जो 8 सेगमेंट्स हैं वहां पर बीजेपी ने जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां फर्स्ट फेज में पोलिंग होनी है उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 6, पीडीपी और कांग्रेस 5 उम्मीदवार उतारे गए 5 अलग अलग सेगमेंट्स पर। और 1-2 मकामात जो मैंने शुरुआत में कहा कि जिस चीज पर नजर थी कि फ्रेंडली अलायंस की जो बात की जा रही थी वो क्या करेगा। आप देखेंगे इन 7 एक्स मिनिस्टर्स में और कई अहम तरीन चेहरे, डीडीसी चेयरपर्सन, पार्टियों के जनरल सेक्रेटरी सुदूर जो इस बार मैदान में आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 और पीडीपी व कांग्रेस ने 5 मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। और जो 7 मिनिस्टर्स हैं, सुनील शर्मा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, साबिक रियासती वजीर हैं, पाडर नागसैनी से मैदान में उतारे हैं। 8 सीट्स के लिए भी मैदान में है। गुलाम मोहम्मद सरूरी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंद्रवाल से मैदान में उतरे हैं। सजाद अहमद किचलू फॉर्मर वज़ीर दाखिला हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर किश्तवाड़ से मैदान में हैं। अब्दुल मजीद वानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जिनने चंद बरस कबल ज्वाइन की, पहले ये कांग्रेस के साथ रहे और ये भी साबिक रियासती वजीर हैं। खालिद नजीब सोहरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, साबिक रियासती वजीर मैदान में हैं। दोनों डोडा से हैं, यानी खालिद नजीब भी और अब्दुल मजीद वानी साहब भी। इसके अलावा वकार रसूल वानी कांग्रेस के बनिहाल से ये मैदान में है, साबिक रियासती वजीर हैं। साबिक रियासती वजीर शक्ति राज परिहार बीजेपी ने जिनको डोडा वेस्ट से मैदान में उतारा है। सुनील शर्मा, जीएम सरूरी, मजीद वानी, वकार रसूल वानी, शक्ति राज परिहार, इनको 2014 में
एमएलए बनने का भी मौका मिला था, उस वक्त भी अवाम ने इनको मौका दिया था। किचलू और सोहरवर्दी 2014 का इलेक्शन हार गए थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी किश्तवाड़ की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर मैदान में है। पाडर नागसैनी से बीजेपी के सुनील शर्मा के सामने वो मैदान में उतारी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चूंकि नया असेंबली सेगमेंट बना है, बीजेपी के सुनील शर्मा के सामने मजबूत दावेदारी भी पेश की है। दलीप परिहार जिन्होंने बदरवा से जिन्होंने साल 2014 में इलेक्शन जीता, और फिरदौस टक एक फॉर्मर एमएलसी जिनको पीडीपी ने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतारा, ये दूसरी बार इनको मौका दिया गया है। और जो नोटेबल या अहम तरीन कैंडिडेट्स हैं, शगुन परिहार हैं, ये बेटी हैं अजीत परिहार की, जो अपने भाई अनिल परिहार के साथ कत्ल किए गए थे साल 2018 में किश्तवाड़ के अंदर, उनके घर के बाहर दहशतगर्दों की जानिब से। बीजेपी के ये सीनियर लीडर दोनों थे, और इनकी बेटी को भी, यानी अजीत परिहार की बेटी को भी इस बार मौका दिया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कि फॉर्मर मिनिस्टर्स हों, एमएलएज हों, जिनमें कुछ हार गए 2014 में, इस बार डीडीसीज हैं या फिर सरपंच रह चुके हैं, मैक्सिमम लोग इस बार अपनी किस्मत का फैसला कराने आए हैं। अवाम किस तरफ जाएगी, इन सब के लिए इंतजार करना होगा। रिजल्ट्स जो हम सबके सामने आएंगे साल 2024 के अक्टूबर 4 को। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, दो चीजें मैंने शुरुआत में कही थी कि आपको बताना बहुत जरूरी है। एक ये है कि कितने लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जो आज के वक्त में आपके सामने कैंडिडेट्स हैं, इनमें से ज्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, आपका उम्मीदवार कितना तालीम याफ्ता है। दूसरी बात कि कितने लोग इनमें से अमीर हैं और कितने गरीब हैं। ये फहरिस्त भी सामने उस वक्त आई जब मैक्सिमम लोगों ने पर्चा नामजदगी दाखिल कराए और एफिडेविट सामने आए। तो पहले आपको बताते चलें कि अमीर उम्मीदवारों की जो फहरिस्त आई, उसमें कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर सबसे ऊपर हैं। हसनैन मसूदी, सरताज मदनी, सकीना इंतू भी इस लिस्ट में है, जिनके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं या वेल्थ है। जमात इस्लामी की एक साबिक रुकन है, वो इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं, या सबसे गरीब जो इस लिस्ट में आप देखेंगे जिनके पास कम से कम एसेट्स है, वो इनमें शामिल हुए हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर 16 करोड़ के आसपास उनके पास एसेट्स हैं। सबसे उम्मीदवार, कश्मीर प्रोविंस के अंदर सबसे अमीर उम्मीदवारों में उनका नाम है। जमात इस्लामी की एक साबिक रुकन है, वो काफी इस मामले में गरीब हैं। फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी, जिन्होंने एफिडेविट जमा कराया तो कहा कि 7 करोड़ से ऊपर चला गया है, जो 2019 के आसपास उन्होंने बताया था, या 2014 असेंबली इलेक्शंस में उससे ऊपर गए हैं। 7 करोड़ से आज के वक्त में वो 13 करोड़ तक पहुंचे हैं। मसूदीज के जो एसेट्स हैं वो 8 करोड़ तक पहुंचे हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन फाइल जो फाइल किए गए हैं, इमूवेबल जो एसेट्स हैं वो 15 करोड़ के आसपास गुलाम अहमद मीर के पास हैं। 89 लाख के आसपास मूवेबल एसेट्स, यानी मनकुला और गैर मनकुला जायदादों की जो बात करते हैं। लाइबिलिटी जो कर्ज है वो तकरीबन 59 लाख का, जो बैंक लोन उन पर है, जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक की। उनकी अहलिया हाउसवाइफ हैं, अपने जो एसेट्स हैं वो 1 करोड़ के आसपास उनके, ये कल के एफिडेविट में उन्होंने बताया। हसनैन मसूदी के एफिडेविट के मुताबिक मूवेबल एसेट्स जो हैं वो 88 लाख से 2019 से बढ़कर 13 लाख ऊपर तक गए, यानी बढ़े। और इस तरीके से 6 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास पिछले 5 वर्षों में इमूवेबल एसेट्स जो हैं, गैर मनकुला जायदाद है। उनकी अहलिया एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। एसेट्स उनके 1 करोड़ 75 लाख के आसपास बताए गए हैं। पीडीपी के सरताज मदनी, उनके एफिडेविट को जब हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि 30,000 के आसपास उन्होंने कहा कि कैश उनका 2014 में इनके पास था। आज के वक्त में 2024 में अनचेंज्ड है, कोई तब्दीली नहीं, यानी वही 30,000 के आसपास इनकी नेटवर्थ है। इसके अलावा जो उनके मूवेबल एसेट्स की बात है तो 2,62,000 के आसपास। इमूवेबल एसेट्स जो हैं वो 3 करोड़ 44 लाख के आसपास। उनकी अहलिया की जो मूवेबल एसेट्स हैं वो डबल हैं, 22 लाख से 46 लाख तक पहुंच गए हैं। और उन पर जो कर्ज है वो 11 लाख 2014 में जो था वो कम होकर 5 लाख तक पहुंचा है 2024 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इंतू डीएचपुरा से मैदान में है। इनके पास जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, जो इनने कुल असासे बताए हैं, वो 2 करोड़ 20 लाख के। 1 करोड़ की मूवेबल प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ 20 लाख की इनके पास अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इनने ये भी कहा कि उनके पास जो सोना है वो तकरीबन 900 ग्राम के आसपास, जो 800 ग्राम 2014 में था, और इस बार वो तकरीबन 900 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। एसेट्स 99 लाख के आसपास, जिसमें 1,80,000 की उन्होंने तस्दीक की कि इन पर लाइबिलिटी है या इन पर कर्ज है। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जिन्होंने तकरीबन 2014 से कहा कि
जो नेटवर्थ है वो कम होती चली गई। उनके एसेट्स 1 करोड़ 22 लाख के आसपास 2014 में, जो कम होकर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए। 92 लाख जो है वो इनहेरिट जो उनकी इमूवेबल एसेट्स हैं, 8 लाख के आसपास मूवेबल एसेट्स हैं। पीडीपी के महबूब बेग तकरीबन इनके पास 22 लाख की 2014 में, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, एसेट्स थे। 80 लाख 2024 में पहुंचे हैं और 30 लाख से 5.35 करोड़ के आसपास जो है वो इमूवेबल एसेट्स हैं वो गए हैं। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी है। नॉमिनेशन फाइल्स के मुताबिक उनके पास उनकी मास्टर्स डिग्री है इंटरनेशनल रिलेशंस में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक यूके से, बरतानिया से पढ़कर आई हैं। एफिडेविट के मुताबिक नेटवर्थ 28 लाख के आसपास है। 3 लाख कैश है। ज्वेलरी इनके पास तकरीबन 25 लाख के आसपास है। पीडीपी के वहीद पर्रा पता चलता है कि लोकसभा इलेक्शंस में जो जिनके पास एसेट 2 करोड़ 60 लाख के आसपास थे, एफिडेविट के मुताबिक 11 लाख मूवेबल एसेट्स और तकरीबन 2.58 करोड़ के आसपास इमूवेबल एसेट, जो बराबरी है यहाँ पर जो पिछला उनका था। जमात इस्लामी के साबिक मेंबर हैं तलत मजीद अलाई, 47 साल इनकी उम्र है। सबसे गरीब उम्मीदवारों में इनका नाम है और इन्होंने जो साउथ कश्मीर से मैदान में उतरे हैं, पुलवामा से। एफिडेविट के मुताबिक तलत ने बताया कि 20,000 के आसपास कैश और एक कार इनके पास है, जो उन्होंने 6,70,000 के आसपास खरीदी। और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 7 लाख से, कार लोन जो उन्होंने लिया था पर्सनल लोन से, वो 7 लाख के आसपास हैं। और इस तरीके से नेगेटिव इनकी नेटवर्थ है, ये तस्दीक करते हैं। ये तो एक बात। फटाफट से आपको ज़हूर बताएंगे कि बहुत सारे लोग जो आप पता करना चाह रहे हैं कि किसका लीडर कितना और कहां पर पड़ा है, ये फटाफट से जानकारी रखेंगे ज़हूर, और उसके बाद सीधा हम ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल, जिन उम्मीदवारों ने खासकर कल पर्चे नामजदगी दाखिल किया है, उनकी जो तालीमी काबिलियत है वो आपके सामने रखेंगे कि किसने कितनी तालीम हासिल की है। और आपको बता दें कि ये जो उम्मीदवार है, खासकर जम्मू डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो मुश्किल से उम्मीदवार है जिन्होंने 10वीं जमात या 12वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। लेकिन अगर उनकी जायदाद या एसेट्स की बात करें तो वो उनके पास करोड़ों में है। सिर्फ 2 ही जम्मू सूबे की जब हम बात करते हैं, सिर्फ 2 ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, और बाकी जो तमाम है वो या तो मैट्रिक उन्होंने किया है या 12th पास किया है। इनमें सबसे पहले जो साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, अब्दुल मजीद वानी DPAP के हैं, गुलाम अहमद सरूरी इंडिपेंडेंट, सज्जाद अहमद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फिर सुनील शर्मा BJP के, शक्ति राज परिहार, वकार रसूलवानी कांग्रेस के, खालिद नजीब सोहरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये तमाम जो लीडर है, इनमें जो अब्दुल मजीद वानी और गुलाम अहमद सरूरी, जिसे हम GM सरूरी भी कहते हैं, इन्होंने से इनकी जो तालीमी काबिलियत है वो सिर्फ 10वीं पास हैं। जबकि सज्जाद अहमद किचलू जो साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं, और सुनील शर्मा और शक्ति राज परिहार BJP ये दोनों 12th पास हैं। और खालिद नजीब सोहरवर्दी फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग में की है, BE की REC श्रीनगर से। वकार रसूलवानी ने BA किया है विनायक मिशन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड के जरिए। और फॉर्मर मिनिस्टर जिनके पास मूवेबल और इमूवेबल या जो मनकूला गैर मनकूला जायदाद हैं वो करोड़ों में है, जिसमें कैश है, जेवरात हैं, गाड़ियाँ हैं, ज़मीन है। एफिडेविट से भी पता चलता है कि सज्जाद अहमद किचलू NC के हैं, जो किश्तवाड़ से मैदान में है। 20 करोड़ के आसपास मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। अब्दुल मजीद वानी DPAP से मैदान में है। 16.5 करोड़ की मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। ज़मीन है, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास ज़ेवरात हैं और कैश वगैरह। गुलाम मोहम्मद सरूरी जिन्होंने बताया कि 8.32 करोड़ की टोटल इनके पास मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं, जिनमें रेजिडेंशियल हाउसेज हैं प्रेमनगर जम्मू में, श्रीनगर में, और कुछ दुकानें वगैरह भी हैं। फॉर्मर मिनिस्टर शक्ति राज परिहार डोडा वेस्ट से मैदान में है। पाडर नागसेनी से सुनील शर्मा को उतारा गया है। बिल तरतीब 3.84 करोड़ और 6.59 करोड़ के इनके पास एसेट्स हैं। कांग्रेस कैंडिडेट बनिहाल से वकार रसूलवानी 3.5 करोड़ के एसेट्स हैं। ज्वेलरी है 35 लाख के आसपास और गाड़ी है। लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 65,18,997 के आसपास का कर्ज है। 2 लोन्स उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से लिए, बठिंडी से। खालिद नजीब सोहरवर्दी NC के हैं कैंडिडेट, डोडा से 1.79 करोड़ के मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इनमें अब्दुल मजीद वानी और गुलाम मोहम्मद सरूरी सिर्फ ये 2 हैं जो मैट्रिक पास किए हैं। सुनील शर्मा शक्तिराज परिहार 12th पास करने वाले, और बाकी कुछ एक लोग जो हैं वो इनसे ज़्यादा, या आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन पास किए। तो ये ओवरऑल खाका आपके सामने, ये कोई इधर उधर की डिटेल्स नहीं है, बल्कि खुद इनने एफिडेविट में लिख कर दिया है, इनने डिक्लेयर किया है।
सेल्फ डिक्लेरेशन है, कल जो फॉर्म दाखिल किए गए हैं। आज किस किस का फॉर्म वापस आएगा ये देखने वाली बात होगी। रिजेक्ट किसका होगा, कितने लोग 30 अगस्त से पहले अपना नाम वापस लेंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बात बीजेपी की होगी। मुश्किलें कुछ एक जगहों पर, कुछ एक चीज़ों पर बहुत हद तक इत्तेफाक कर लिया गया है, चीज़ें रिजॉल्व कर ली गई हैं। और साथ साथ मनशियात मुखालिफ जो हमारी कैंपेन है उड़ता जम्मू कश्मीर के नाम से, उस पर अपने खास मेहमान के पास चलेंगे ब्रेक के उस पार।